चलो तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक का कौन सा चैप्टर है, 9th चैप्टर है ना। तो 9th चैप्टर को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसका चूहा खा गया रोहित, काट कैसे गया जी? तुम काटे हो क्या? तो अच्छा 10th चैप्टर है ना, यानी पॉलिटेक्निक हमने 9th चैप्टर खत्म कर दिया है। तो पहले हम लोग पॉलिटेक्निक का जो 10th चैप्टर का जो टॉपिक है इसी को समझ लेते हैं। प्रति मतलब क्या होता है? बटा, है ना। और शत मतलब क्या होता है? 100, है ना। अगर प्रतिशत है तो मतलब किसी भी संख्या का अगर 100 बटा में है तो प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर 1% की बात कर लिया जाए, 1% की बात, अगर 1 के नीचे अगर 100 है यानी 100 है तो उसको बोलेंगे 1%। प्रतिशत को जब हम लोग भिन्न में बदलते हैं, भिन्न क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप में जो रहता है भिन्न होता है, और क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो अगर पी बटा के क्यू के रूप में रहता है तो उसको बोलते हैं भिन्न, और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में अगर बदलना होता है तो सिंपली उसको हम लोग 100 से भाग कर देते हैं। किससे? प्रतिशत से भिन्न में अगर बदलना होता है तब। लेकिन अगर भिन्न दिया रहेगा, अगर 8/5 दिया रहेगा और उसको हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो उसके लिए 100 से गुना करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, अगर भिन्न से हम लोग प्रतिशत में बदलना होगा, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे? गुना 100 करेंगे, ठीक है। गुना 100 करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। लेकिन अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा, हाँ इसे कर देते हैं। लेकिन प्रतिशत से अगर भिन्न में काट-कूट कर रहे हैं जी, प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, यानी कि भाग करेंगे कितना से? 100 से। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग करेंगे, है ना। ये चीज हमेशा हमको ध्यान में देखना होगा, रखना होगा। तो चलिए, प्रतिशत मैंने समझ गया है ना। प्रतिशत माने प्रति किसी भी नंबर का अगर प्रति में यानी बट्टा में, प्रति मतलब क्या? बट्टा, और शत माने 100, किसी भी नंबर के बट्टा में अगर 100 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको प्रतिशत में बोल सकते हैं। जैसे 1% है तो इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो 1 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, 1% हो गया। ये 1% है, ये भिन्न में हो गया 1/100। जैसे मान लीजिए 5% है तो क्या करेंगे? 5/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं? प्रतिशत से भिन्न भाग करते हैं 100 से। तो 5 में 100 से भाग कर दिया। प्रतिशत के जो सिंबल होता है, ये परसेंटेज का ये सिंबल है, इस सिंबल को अगर हटा देंगे तो बात खत्म हो गया, भिन्न में बदल गया। यानी कि प्रतिशत से भिन्न में जब बदले तो 100 से भाग दिए, और जो सिंबल था प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला, उसको हटा दिए। यही ना किए हम लोग। तो ये चीज समझ में आ गया ना, प्रतिशत का मतलब। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। रेड कलर से लिखना ठीक नहीं है, रेड अच्छा दिखता नहीं है ना। रेड अच्छा से नहीं दिख रहा। ब्लैक एंड ब्लू या फिर ग्रीन का यूज करेंगे हम लोग हमेशा। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगर हम किसी कहेंगे कि कोई संख्या है अगर 10% से इंक्रीज कर गया है, 10% से इंक्रीज कर गया है, तो 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/10 होगा ना, क्योंकि 10/100, अब 1 0 से 1 0 कटेगा, बचा क्या? 1/10 बचा, है ना। तो कहेगा कोई संख्या है कि 10% से अगर इंक्रीज कर गया है, तो मान लो कि 10 संख्या क्या था? 10 था, और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। कोई संख्या अगर 10%, कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी की स्पीड अगर 30% से इंक्रीज कर गई, स्पीड उसका कितना परसेंट इंक्रीज कर गई? 30%। तो 30% मतलब क्या हुआ? 30/100। तो 30 खत्म, 0 0 खत्म, 3/10। यानी कि पहले जो गाड़ी का स्पीड थी 10 थी, अब बढ़ गया, कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। अगर किसी को कहेंगे कि जो मेरा नंबर है पिछले साल के तुलना में इस बार 10% कम आया, मैंने एग्जाम दिए, कोई एग्जाम दिए, तो पिछले साल जो नंबर आया था उससे इस साल प्रतिशत 20% कम आया, तो 20% मतलब क्या होगा? 20% बराबर 1/5 होगा ना।
तो अभी कम आया है ना, तो पहले था कितना 5, नीचे जो रहेगा बट्टा में वो पहले वाला रहेगा, और अब में क्या होगा बदलाव आया है, यानी अभी कम हो गया, तो 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 30% से इंक्रीज किया था तो 10 से हो गया 13, 20% अभी कम हो गया तो 5 से हो गया 4 हो गया। 10% इंक्रीज किया था तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना कि नीचे जो बटा आएगा वो पुराना वाला वैल्यू आएगा, नीचे वाला बटा में पुराना वाला वैल्यू आया, ठीक ना। अच्छा, अगर आप बताएंगे कि पिछले साल में मुझे नंबर आया था 50 नंबर आया था, है ना, और इस बार हमको नंबर आया 60 नंबर आया, ठीक है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज किया? तो पहले इंक्रीज कितना किया 10 नंबर, और जब भी करते हैं तो जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो पुराने वाला वैल्यू से, तो पुराना वाला वैल्यू कितना था 50, और गुने प्रतिशत में बदलना है ना, तो गुना में 100 करेंगे, तो 50 दूना 100, यानी 20% अबड़ी वाला जो नंबर आया हमको ज्यादा आया। समझ में आया बात? पिछले साल हमको 50 नंबर आया था, लेकिन इस साल हमको नंबर आया 60 नंबर, ठीक है, तो कितना नंबर बढ़ा 10 नंबर, किससे 10 नंबर बढ़ा ना, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे बढ़ा 50 नंबर से बढ़ा ना 10 नंबर, तो जिससे बढ़ेगा उसको नीचे, जिससे रहेगा से जिसमें लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना कर देंगे, तो जो वैल्यू आया यानी 20% हमारा इस बार नंबर ज्यादा आया। समझ में आ रहा है बात? बहुत इजी है। तो चलो अब कुछ हम बात कर लेते हैं कल जैसे जैसे हम लोग बात किए थे। चलो इहो मिटा दिए जी, कल से हम लोग बात किए थे। यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग? यहाँ पे किए थे प्रतिशत से ना भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुना करते हैं, और अगर प्रतिशत से अगर भिन्न करना होता है तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। यही चीज तो है। चलो अब कुछ पैटर्न की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, और कुछ आप लोग प्रतिशत याद कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1% रहेगा तो 1% का मतलब क्या 1% बराबर 1/100 होगा कि नहीं होगा? अगर 2% रहेगा तो क्या होगा 1/50 होगा ना। कैसे होगा 1/50? 2/100 और 50 दूना 100 बराबर 1/50 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह अगर मान लीजिए 5% रहेगा तो 5% को क्या लिखेंगे 1/20। अगर 20% रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे 1/5। 40% रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे 4/10 यानी 2/5 होगा कि ना। 10% रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे 1/10। ये सब प्रतिशत निकाल करके आप लोग माइंड में रख सकते हैं, है ना, ताकि अगर माइंड में रहेगा तो कैलकुलेशन आसानी से जल्दी सुकून हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग शादी में देखते होंगे तो सार के गाली सुनाया जाता है, सुनाया जाता है ना, और जिसको याद रहेगा तो गीत खूब अच्छा से गाएगा। जितना भी श्रवण का नाम याद रहेगा ना सबके औरतियन के, तो गीतवन खूब। और नहीं अगर याद रहेगा पूछो ना उस सरवा का नाम कुछ छोटका सरवा का नाम खोजिए, तो गीत गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ाता है। वही बात यहाँ पे है कि अगर आपको इसका वैल्यू याद रहेगा तो आसानी से जल्दी से याद कर लो बना लोगे, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारा प्रतिशत है, लेकिन अभी आप पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हो तो उसके अनुसार से कुछ ऐसे आप भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन में आपको याद ही रखना पड़ेगा सब चीज को, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बहुत कम मिलता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में टाइम ज्यादा मिलता है। वहां पे आप लोग कर सकते हो, गुना भाग कर सकते हो। तो चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पैटर्न की बात कर लेते हैं। बहुत सारा इसमें पैटर्न है तो उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो चलो कुछ और बात कर लेते हैं, है ना। कोई सामान अगर खरीदे हैं
तो कोई सामान खरीदे तो उसको हमको खरीदने के बाद उसको बेचेंगे, अगर हम व्यापारी हैं तो खरीद के बेचेंगे, तो उसमें हमको प्रॉफिट अगर 20% होता है, प्रॉफिट 20% हुआ है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सामान कितना में खरीदे थे कितना में बेचेंगे, कैसे जानेंगे हम? ये तो कुछ दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है, तो हम मान लेंगे इसको कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है ना, 1/5, यानी कि जो नीचे होता है सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर वाला में लाभ यानी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट है यानी 1 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 5 रुपये के सामान खरीदे होंगे तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा, अगर 10 रुपये का रहता तो 2 रुपया प्रॉफिट होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है बात? तो ऊपर में जो आता है प्रॉफिट या फिर लॉस रहता है। तो 20% अगर प्रॉफिट हुआ है यानी 5 रुपया के सामान हम खरीदे थे, अब बेचे हैं कितना में, 6 रुपये में बेचे हैं, यानी 5 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में बेचे, यानी सीपी बराबर हो गया 5 रुपया और एसपी बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सीपी मतलब समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस, मैंने परचेज जो करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जो बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, है ना। तो यानी कि 5 रुपये में खरीदा गया था, 6 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 1 रुपया, यानी कि 20% हमको प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया बात? लेकिन वही चीज अगर कोई चीज खरीदे हैं और अबड़ी लॉस हो गया 20% का, अबड़ी लॉस हो गया 20% का, देखो क्रयमूल बाबू कभी नहीं बदलता है, क्रयमूल कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। 1 रुपया में आप खरीद लिया उतना ही में खरीदेगा, लेकिन बेचिएगा कई रुपये में बेच सकते हैं। 1 रुपया का हम अगर चॉकलेट खरीदे हैं तो 2 रुपये में मन है तो बेच देंगे, कोई 1.5 रुपये में बेच देगा कि 3 गो लीजिएगा तो 2 गो लीजिएगा तो 3 रुपये पड़ेगा, ऐसे होता है कि नहीं, कोई 1.5 रुपये में बेच सकता है। तो विक्रयमूल्य चेंज हो सकता है, और विक्रयमूल्य चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है, लाभ भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्रयमूल्य कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। क्रयमूल्य हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब 20% क्या होगा, हानि हो गया, तो जब हानि हुआ तो क्या होगा, 1/5 20% बराबर, तो देखो फिर सीपी क्या हुआ, 5 रुपया हुआ ना। अब हानि हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो 5 रुपये में बिका था, तब अब 5 रुपये में खरीदा था, तब बिकेगा कितना में, 4 रुपये में बेचेगा, है कि नहीं। यानी कि जो एसपी हुआ यहाँ पे, एसपी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, सेलिंग प्राइस 4 रुपया, तो लाभ हानि हुआ कितना, 1 रुपया का हुआ, यानी कि 20% का हानि हुआ। समझ में आया? तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग भिन्न है तो भिन्न में अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, सॉरी कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अब उसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं, तो उसको फिर कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? चलो तो नीचे जितना भी रहता है देखिए बेस में होता है क्या, सीपी ही होता है, क्योंकि सीपी कभी बदलता नहीं है, और कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस सीपी पे ही ज्ञात किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रयमूल्य पे ही ज्ञात किया जाता है। या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, किस पे हम लोग तुलना करेंगे, उसको तुलना करेंगे क्रयमूल्य से करेंगे, उसी पे क्रयमूल्य पे ही वैल्यू लाभ या हानि को फाइंड किया जाता है। ओके, तो बताइए एक छोटा सा कि 5 रुपया की चीज को हम 6 रुपये में बेच दिए, 5 रुपये की चीज को 6 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितना रुपये का हुआ, 1 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो परसेंटेज कहेंगे तो क्या % लाभ हुआ बाबू बताओ? कि देखो सब निकाले ना, कैलकुलेट करके बताएंगे, इसे याद नहीं करना है ना, याद होगा उतना मनी। देखो 5 रुपया के क्या था, सीपी था 5 रुपया के, एसपी था कितना 6 रुपया के, लाभ कितना का हुआ 1 रुपया का। बाबू इधर ध्यान दो, लाभ कितना के हुआ 1 रुपया के। अब कुछ भी लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी निकालते हैं, किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे, तो 1 रुपया लाभ हो गया किस पे, 5 रुपया पे। अब हमको प्रतिशत में बदलेंगे तब ना परसेंटेज में आएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और 100 से गुना करेंगे तो क्या हुआ 20, यानी 20% हमको लाभ हो गया। समझ में आया? वही अगर कहते हैं आप लोग से कि 2 रुपया के सामान खरीदे और मान लीजिए 10 रुपये का सामान खरीदे और बेच दिए हम आपको 8 रुपया में, तो क्या % हानि हुआ मुझको, सामने 20% रट गए हो का जी? देखो सीपी जो था, सीपी 10 रुपया,
एस 20%, गुड गुड, 20% ही होगा, क्योंकि देखो सीपी क्या था 10 और एसपी क्या था, सेलिंग प्राइस 8 रुपया था। एसपी सीपी में कंफ्यूजन ना हो रहा है, क्रैमुल बिक्रैमुल। एसपी मैंने कॉस्ट प्राइस, सॉरी सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस और एसपी मैंने सेलिंग प्राइस। इसको लिख सकते हैं क्रैमुल भी मूल सकते हैं, क्रैमुल और विक्रैमुल, ठीक है, विक्रैमुल लिख सकते हैं। तो देखो 10 रुपया का था, 8 रुपया के दिए, तो कै रुपया के हमको हानि हुआ, 2 रुपया के, किससे, सीपी से 10, और गुने प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से कट गया, 10 दूना 20% के हमको हानि हो गया। समझ में आया बात? चलो अब कुछ नया पैटर्न की ओर चलते हैं हम लोग, ताकि उस तरह का सब बता देते हैं। चलो अब हम वही वाला बताते हैं कि उससे उतना अगर ज्यादा है तो कितना परसेंट कम होगा, है ना। पिछले दिन दिखाए थे आप लोग को, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं आप। तो आज के बाद आप परसेंटेज जो भी आएगा आपके प्रश्न में वो सब बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सब पैटर्न बता देते हैं, जो भी पैटर्न रहता है उस पैटर्न को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठो ए है, और देखो ए का आय बी से 25% अधिक है, तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है कि ए का आय है जो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले एगो ए हो गया और एगो बी हो गया, दो आदमी है ना। तो अगर 25% को अगर भिन्न में निकालते हैं इसको, तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, होगा ना। तो देखो ए जो है, ए का आय बी से 25% अधिक है, तो ए का अधिक है ना, यानी बी का होगा 4 और ए का अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है। ए अधिक है तो बी का 4 था, और ए अधिक है तो बी का 4 था, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 1 5 हुआ ना। तो कहेगा बी का आय से कितना कम है, तो देखो बी का आय कितना कम है, 1 कम है, 1 ना कम है, तो 1 कम है, तो किससे पूछ रहा है, ए से। जिससे तुलना करना होता है उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो ए से कर रहा है 1/5 और गुने 100 क्यों लगाएं, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है। तो 20 बचे 100, यानी 20% क्या है, बी का आय ए से कम है। समझ में आया? बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। अब यही चीज को देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ बदल देते हैं, केवल नंबर बदल देते हैं, नंबर, तो अगर यहाँ 20 कर दिए तो ये बनाइए, अब आप लोग बनाइए तो कितना आंसर आएगा। तो चलिए 16.66% अगर आया तो हम भी देख लेते हैं। तो देखिए ए बी तो ऑलरेडी पहले से है ही, लिखा हुआ ही है, आ रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20% अधिक है ना, तो अब 20% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, 20% को भिन्न में बदलेंगे, तो क्या होगा 1/5। तो यानी कि ए का आय बी से 20% अधिक है, यानी कि बी 5 होगा तो ए कितना होगा, 6 होगा। तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, एक किससे, ए से, 6 गुने 100 है कि नहीं। तो 16 छक 96 बचा 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/6, यानी कि 16.2/3% क्या है, कम है, ठीक है। 16.66 भी लिख सकते हैं, और इसे भिन्न में भी लिख सकते हैं, ये 16.2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो ये चीज समझ में आ गया ना बात। चलो ये पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन इसको बदल देते हैं, अभी इसी में बदल देते हैं, एक और बदल देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर 25% क्या कर देते हैं, अभी कम कर देते हैं, अभी कर देते हैं कम, तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक है। लो प्रश्न बनाओ तो इसको जल्दी। चलो देख लेते हैं अब कि ए का आय बी से
25% कम है, यानी एक ए है एक बी है, तो 25% बराबर होता है कितना, 1/4 होता है ना। तो अब कम है ना, तो बी का कितना होगा, 4 होगा, तो ए का कितना होगा, 3 होगा, होगा ना। तो बी का है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, ए से, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 और गुने 100, यानी 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी हार्ड था, बोलो। चलिए वो नया हम टाइप के बता देते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि किसी संख्या का 20% 80 है, तो संख्या कौन सा था, बताइए। किसी संख्या का 20% 80 है, तो संख्या कौन सा था, ये तो बहुत आसानी से बना सकते हो। हाँ, प्रश्न है किसी संख्या का 20% 80 है, तो संख्या क्या था, कौन सा संख्या था, है कि नहीं। तो मान लो कोई संख्या था 100 का, कोई संख्या है हमको पता नहीं है, उसका क्या परसेंट बोल रहा है, 20%, 20/100 हो गया, कितना है 80 है, तो संख्या ना निकल जाएगा, ई 0 से 0 खत्म, इसे 50 बार में, अब 5 8 40, तो 1 बराबर 400 आंसर होगा, है 400 नहीं होगा आंसर। यानी कि अगर इस 400 को हम लोग 20% में बदलेंगे तो 80 आएगा, देखना 400 का 20%, 20/100, 2 0 से 2 0, 20 चौके 80, आया कि नहीं आया, आया ना। तो वही चीज है। इस तरह से फिर पूछ देगा कि किसी संख्या का 20% का 10% का 5% कितना होगा, ऐसे पूछ देगा। रुको बताते हैं मिटा करके। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछेगा कि किसी संख्या का, सुनो ध्यान से, किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या का 20% का 10% का 5% 800 है, 800 है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या ज्ञात करना है, संख्या क्या होगा, है ना। किसी संख्या का 20% का 10% का 5% 800 है, तो संख्या क्या होगा, तो बनाइए राजीव, बैठिए नहीं। तो चलिए इसको बना देते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या होगा x का 20%, 20/100 का मैंने गुना फिर होगा 10%, 10/100 का गुने 5/100 होगा कि नहीं, बराबर 800 है, यही ना है। तो गुना कर देखिए, 2 0 से 2 0 सीधा सीधी खत्म हो गया, यहीं पे एनहू से काट सकते हैं, इधर एनहू से एनहू काट सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है बाबू, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 दाहिने 100, यानी कि 800 पर 3 गो 0 और बढ़ा दीजिए, तो इतना रुपया हमारा आंसर हो जाएगा किस संख्या का। देखो 1 2 3 और 2 5 गो, 1 2 3 4 5, इतना होगा ना, हुआ। देखो ये 2 0 खत्म हुआ, ये 5 दूना 10 और 10 दाहिने 100, है ना, 0 मिस्टेक हो गया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं, चलो, है ना। तो 800 पे 3 0 बैठेगा, चलो इतना आंसर आ गया। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न पूछ देता, यहीं पे प्रश्न पूछ देता कि, यहीं पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे अब 800 का इतना का इतना परसेंट कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए जल्दी, कि 800 का 20% का 10% का 5% कितना होगा, बनाइए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 800 अब का मैंने गुना होता है तो 20/100, और गुने 10%, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं, और गुने 5/100 होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 5 दूना 10, 10 10, यानी 0.8% नहीं आएगा, 0.8 खाली आएगा, 0.8% नहीं आएगा, कोई नंबर ना आएगा। अब जो नया पैटर्न है सक्सेसिव चेंज वाला, अगर मान लीजिए कोई सामान है कि हम एक बेंच नया खरीदें, ठीक है, और उस बेंच पर अब हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बेचेंगे तो उतना दाम तो देगा नहीं, कम ही देगा, देगा कि नहीं देगा। तो हम उसको मान लीजिए 20% डिस्काउंट दे करके, कम करके, और उसको बेच दिए, ठीक है, 20% कम कर दिए, उसके बाद उसको बेच दिए।
इसके बाद फिर कोई आया तो लिया तो फिर वो बेचेगा कभी न कभी, वो फिर बेच दिया 30% डिस्काउंट करके, वो बेच दिया, अपना काम किया फिर बेच दिया। क्योंकि जब भी कोई चीज़ अगर सामान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी को छोड़ करके, जमीन को छोड़ करके, जैसे मोबाइल खरीदते हो, गाड़ी खरीद लोगे, जैसे एक बार खरीद लिया दोबारा बेचोगे तो हानि ही होगा, है कि नहीं? हानि होता है कि नहीं? लेकिन जमीन खरीदोगे तो कभी हानि नहीं होगा, जब भी बाद में बेचोगे तो महंगे बिकेगा, होगा ना? तो ऐसी बात है। तो कोई चीज खरीदते हैं तो सक्सेसिव लगातार एक दो बार अगर प्रतिशत घट रहा है उसका, तो उसका कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? मान लीजिए किसी संख्या को हम कोई चीज हम खरीदे, कोई सामान को खरीदे, तो पहली बार उसको 10% डिस्काउंट पर बेचा गया, 10% डिस्काउंट पे बेचा गया, फिर उसको 20% डिस्काउंट पे बेचा गया, ठीक है? पहले तो उसको 10% और फिर उसके बाद 20% क्रमानुसार डिस्काउंट पर क्या किया गया, बेचा गया। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? पहले 10%, इसके बाद फिर 20% पर बेचा गया उसको क्रमानुसार, पहले 10% पर फिर 20% पर बेचा गया, तो पूरा ओवरऑल प्रतिशत में बदलाव कितना आएगा? जैसे हम नया खरीदे सामान तो 10% हम नुकसान लेकर के किसी को बेच दिए, हानि करके, है ना? और फिर वो जो हमसे खरीदा था वो 20% हानि करके और किसी को बेच दिया। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, हम 1000 में खरीदे होंगे तो 10% हानि करेंगे तो कितना करेंगे हम लोग? 90/100 कर देंगे। तो यहाँ से 00 यानी 900 में हम बेचेंगे, 10% हानि होगा तो। और आदमी 20% आओ हानि में बेच दिया, तो 20% हानि यानी हाँ, कोई चीज 100% होता है तो 20% हानि हुआ तो 80% में बेचा होगा। तो यहाँ पे 80 और बटा 100 यानी 00 खत्म, 9×8 = 72 यानी कि 720 में बेचा होगा। तो ओवरऑल प्रतिशत में चेंज कितना होगा? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 10% हम हानि बेचे, 20% वो हानि पर बेचा, तो क्या परसेंट हानि हुआ ओवरऑल? 30%। लेकिन ये हकीकत नहीं है। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ समझो। तो देखो पहले 10% हानि पर, तो यानी कि 10% मतलब क्या होता है? 10% बराबर 1/10। तो 10 से क्या हो जाएगा? 9। हानि में बेचा तो पहले 10 था, अभी बेचा तो कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 20% बोल रहा था, 20% मतलब क्या होगा? 1/5 होगा ना? तो यानी कि 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। अब गुना करो कितना होगा? 50। अभी गुना करो 36, यानी कितना चेंजिंग हुआ? चेंजिंग कितना हुआ? 14, यानी 14% की हानि हुई। ओवरऑल 14% की हानि हुई। ये तो प्रतिशत में आया ना, मैंने कितना की ओवरऑल, कितना प्रतिशत में नहीं, कितना हानि हुआ ये पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए 14, तो 1 मिनट देख लेते हैं। और मान लीजिए अब यहां से निकालते हैं, 1000 में हम खरीदे थे, लास्ट में बिका कितना में? 720 में। तो 1000 का 720 कितना होता है? देखते हैं बना करके। 1000 का देखो, 1000 का 720 कितना प्रतिशत होता है? तो 1% हो जाता होगा 720। कितना प्रतिशत? तो देख लेते हैं। तो 100/100, यहाँ पे 100/100 भी कर देते हैं डायरेक्ट। 100, 00 से 00 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 100 बराबर क्या आया? 72 आया। अब यहाँ पे प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो देखिए अंतर कितना हुआ? 14 का, अब किससे? 50 से गुने 100। अरे अंतर आ जा रहा है जी, नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग को ओवरऑल काट के? कितना होगा? 50 दूना 100, यानी 14 दूना 28% के हम लोग चेंजिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे 72 क्यों आया है? क्योंकि हम लोग सक्सेसिव नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए हैं ना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए हैं कि 1000 का सामान था, 720 रुपये में बेचे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कितना आया है हम लोग का? 72% आया है, आया ना? तो अगर डायरेक्ट कर दिए हम लोग, सक्सेसिव नहीं किए, लगातार नहीं किए हैं, इसलिए कितना आया? 72%। लेकिन यहाँ पे देखिए सक्सेसिव मतलब पहले 10 था फिर 9 हो गया, घट गया। तो अगर अब पहले 5 था, अब घट के क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम गुना करेंगे, 10 × 5 = 50, 9 × 4 = 36, घटा कितना? 14 नंबर घट गया। तो किससे घटेगा? पुराने वाला से जब भी करते हैं तो तुलना करते हैं, कॉस्ट प्राइस पुराने वाला ही होता है। तो 14/50 गुने 100 प्रतिशत में बदले तो 28% ओवरऑल क्या हुआ? चेंजिंग आया।
देखिए अब हम अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट देखें तो 30 और 10 20 और 10 30% आंसर मार सकते थे, लेकिन 30% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बात? चलो इसी तरह एक और बोल देते हैं कि कोई संख्या है, किसी संख्या में सक्सेसिव मतलब क्या होता है, लगातार। सक्सेसिव मतलब लगातार, लगातार यानी कहें कि क्रमानुसार। सक्सेसिव मतलब क्रमानुसार कह सकते हैं, लगातार भी कह सकते हैं, क्रमानुसार, क्रमानुसार कहिए या फिर लगातार कहिए। कोई संख्या है उसमें लगातार 10% और 20% की वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत की चेंजिंग आएगा, बताइए। हाँ है, पिछले बार घट रहा था ना, अब बढ़ा रहे हैं, तो बनाइए, कैसे बनाइएगा। कोई संख्या है उसमें 10% और 20% के सक्सेसिव चेंज आ रहा है, मैंने बदल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है। इस संख्या को 10% और 20% से बढ़ाया जा रहा है, तो वो संख्या में ओवरऑल बदलाव कितना आएगा, कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है, अगर प्रतिशत में बदल रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है 10% और 20% कोई संख्या में, तो हम क्या करेंगे, 10% इक्वल टू कितना होता है, 1/10, यानी पहले उसका वैल्यू था 10, अब बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। इसके बाद दूसरे बार में देखा गया कि फिर इंक्रीज कर गया, जैसे जमीन होगा काजनी, तो पहली बार बेचा तो 10% फायदा हुआ, फिर उसको दूसरा कोई बेचा होगा तो 20% फायदा हो गया होगा, है ना। तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। तो पहले था 5, अब हो गया कितना, 6 हो गया, 10 बचे 50, 11 छक 66, कितना की इंक्रीज हुआ, 16 की इंक्रीज हुआ। किससे, पुराने वाला से, ओरिजिनल वाला से। तो ओरिजिनल कितना है, 50 × 100, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि 32% का ओवरऑल चेंजिंग देखने को यहाँ पे मिला है कि नहीं। तो इस तरह से बन जाएगा ना प्रश्न। अगर देखिए यहाँ पे अभी तो 2 ही बार लगातार चेंज हुआ था ना, उसका प्रतिशत इंक्रीज किया था। अगर तीसरा बार में 30% अगर इंक्रीज कर गया, मान लो 30% इंक्रीज कर गया, तो अब क्या होगा, सक्सेसिव ओवरऑल कितना चेंज होगा प्रतिशत में, निकालिए। वैसे बनेगा, सेम टू सेम, एक ही पैटर्न बनेगा, बनाइए जल्दी। चलिए देखिए प्रश्न क्या था, किसी नंबर को सक्सेसिवली यानी कि क्रमानुसार 10%, 20% और 30% से किसी नंबर को बढ़ाया जा रहा है, तो कितना प्रतिशत चेंज आएगा। तो देखिए पहले 10% बढ़ाया, यानी कि 10% बराबर क्या हम लिखेंगे, इसको इतना बराबर 1/10 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, और यहाँ 3/10 लिखेंगे। देखो अगर कैलकुलेशन हमको आसान करना होगा तो हम इसमें आंसर दोनों में 2 से गुना कर सकते हैं ना। 1/5 को 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 जितना का वैल्यू उतना ही 2/5 का तो वैल्यू है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हो गया, 10 से क्या हो गया बाबू, 11 हो गया, फिर 10 से क्या हो गया बाबू, 12 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। तो इधर तो 1000 ऐसे आ जाएगा नजर में, गुना भाग करने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 है तो उसको गुना भाग करना आसान हो जाता है। इधर गुना करना है, 11 है कैसा से, और फिर 11 गुना करेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 121, 122, 132, 132, और फिर 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 की 6, वहां से बचा 2, 13 39 और 2 41, वहां से बचा 4, और 13 4 17, आया ना 17। तो कितना बाबू चेंज हुआ, 716 चेंज हुआ, 716। यहाँ 1000 है, यहाँ 1716 है, तो 716 इंक्रीज हुआ ना, किससे, 1000 से, और गुने 100, तो 2 0 से 2 0, यानी कि 71.6% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। 71.6% को इंक्रीज देखने को मिलेगा। जनसंख्या 10% से इंक्रीज कर रहा है ना, 10% से इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 साल हो जाएगा ना बाबू। एगो 25 एक 26 2 साल की बात हो गया, तो यानी कि 10% से इंक्रीज जब कर रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा, 11, अब फिर दूसरा साल भी 10% से इंक्रीज करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे 12 हो जाएगा, बढ़ ही ना रहा है। तो कितना हो गया बाबू, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, है ना। पहले तो 100, आज होगा कितना, 21। लेकिन जब 100 रहता तो एक जनसंख्या 100 को रहता, सुनो,
जनसंख्या 100 गो रहता तो 2 साल बाद 121 गो जनसंख्या होता, लेकिन जनसंख्या 100 गो तो है नहीं, है कितना 10,000। अगर इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो एकरों में 1000 से गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 एकरों में 21, 1 2 1 और 000, यानी कि 12 कितना हो जाएगा जी ना, ठीक है रुको, 21 121 300 ठीक तो है, ये है। यहाँ एक और जीरो घट गया, यहाँ पे 00 गुने 1000 होगा ना, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख में चल गए क्या, ना 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 सुनो ठीक तो है जी, 1 2 3 4 5 हो गया ना, यहाँ भी तो 4 गो है ना, तो यहाँ पे हम मतलब कि 1000 से नहीं गुना होगा, 100 से गुना हमको 10,000 न करना है, तो यानी 100 से गुना होगा, 10,000 होगा तो यहाँ 100 से गुना होगा, होगा ना, हो जाता है मिस्टेक। तो अब कितना हो गया, जब जनसंख्या 10,000 था कितना हो जाएगा 1 2 1 पर 00, यानी 12,100 जनसंख्या होगा, है ना, 2100 जनसंख्या ज्यादा। तो क्या परसेंट ज्यादा हुआ, 2100/1000 का गया, क्या परसेंट ज्यादा होगा। इसको हम क्या करेंगे कि ज्यादा कितना दिख रहा है 1 2 ना, हाँ 2100 ज्यादा दिख रहा है, तो परसेंटेज में कह रहा है ना, तो बेसिक कितना होगा 10,000, तो लो 10,000 हो गया 10,000। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 00 खत्म, 21% का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। जब कैसे जोड़ेंगे तो 10-10-20% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग आंसर मार के आएंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। समझ में आ गया बात, बहुत इजी था कि अगर कोई गांव की जनसंख्या है, संगथू गांव जहां पे हम लोग रह रहे हैं, संगथू गांव की जनसंख्या 2024 में 10,000 है, ठीक है आज, और हर साल जनसंख्या 10% से बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ जाएगा, दो बार बढ़ा 10% 2026 तक में बढ़ा ना, 2026 में 2 बार बढ़ाएं तो यानी 10 से क्या हो गया 11, 10 से क्या हो जाए 11, क्योंकि 10% बराबर होता है 1/10 होता है कि नहीं, इतना बराबर 1/10 होता है। इंक तुम गलत डाल दिया क्या रोहित, उलट पलट डाल दिया क्या, ये ग्रीन कलर वाला ब्लू और ग्रीन दोनों मिला का है चल रहा है, ग्रीन और ब्लैक दोनों मिलन लग रहा है, देखो ग्रीन कलर का ये है मार्कर, ये क्या हो गया, ये भी 1/10 हो जाएगा 10% बराबर, तो क्या हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11 यानी 100 गुणे इतना, लेकिन 100 अगर रहता 2024 में तब जनसंख्या होता 121 गो, लेकिन 100 गो तो है नहीं, 10,000 है, तो 10,000 100 से गुना कर देंगे तो एक में 100 से गुना करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बात, बहुत इजी नहीं था। कितना का 10,000 का 21% निकालेंगे तो उतना आंसर आएगा। देखिए सक्सेसिव कर रहा है, कि ओवरऑल नहीं ना कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है। देखो पहले 10% इंक्रीज किया होगा, तो पहले 10,000 का 10% इंक्रीज करेगा तो कितना, दूसरा तरीका को बता देते हैं, आप बोल रहे हैं तो देखो ज्यादा तरीका से पढ़ोगे तो दिमाग कंफ्यूजन में हो जाएगा, इसलिए हम एक ही तरीका बता रहे थे। बड़ी सारे तरीके हैं मैथमेटिक्स बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक ठो और बताते हैं, जैसे कि मान लो 10,000 था, कितना था 10,000 था, तो 10% इंक्रीज करेगा, कोई भी चीज रहता है तो 100% होता है, तो 10% इंक्रीज करेगा तो 110% हो जाएगा, तो गुने 110% कर दो, 110% बटा 100, यानी 2025 में जो जनसंख्या होगा कितना होगा 11 पर 1 2 3 0, कितना होगा कब होगा 2025 में, फिर बढ़ेगा 10%, तो इसका फिर 10% निकालेंगे इंक्रीज करेंगे तो 11 गुने 110 बटा 100, 10 कोई भी चीज 100% होता है ना, तो जनसंख्या 10% इंक्रीज किया तो 100% से 10% इंक्रीज करेगा तो क्या होगा 110 हो जाएगा। तो 2025 में कितना जनसंख्या होता, इतना हो जाता, होता ना। चलो अब फिर 2026 की बात करना, तो फिर बढ़ाना है, तो 2 जीरो से क्या होगा बाबू, 2 जीरो खत्म, 11 है 21 से, अब क्या गो जीरो 2 गो जीरो आया, डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे। 11,000 जनसंख्या 2025 में 11 हुआ ना, 2024 में 10 था, तो 2025 में कितना होगा 11,000, 2026 में 12,100 होगा।
समझ में आ गया बात। तो इसी मेथड को हम वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा मेथड सीखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। अभी पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। तो एक के मेथड पे चलते हैं, सब कुछ सब चीज चलते हैं एक के मेथड से। समझ में आया बात। जैसे 2 बार सक्सेसिव अगर चेंज होता है, दो बार सक्सेसिव चेंज होता है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, पता है क्या? a प्लस बी गुने प्लस माइनस प्लस ए बी बटा 100। हाँ, एक ही बार निकाले तो आंसर आ गया था। क्या चीज? 21% इसका 21% निकाले आंसर आ गया। तो 21% निकाले तो ठीक है, 10,000 आया आंसर। 10,000 का 21% निकाले तो 1,000 मतलब कि 12,000 एक से आ गया। 10,000 के 21% निकालोगे तो 12,100 आएगा। आगा हाँ, तो एक रन निकाले। बोल रहा है कि डायरेक्ट 10,000 का 21% अगर निकालेगा तो फिर 21% इंक्रीज करेगा तब ना निकालेगा, तब ना आएगा। ओ, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न में ना दिया है डायरेक्ट 21% बढ़ाना है, सक्सेसिव बढ़ाना है। पहले 10% बढ़ गया और फिर ओकरो 10% बढ़ाना है, ऐसे ना है। समझो बात के यहाँ। चलिए तो देखिए, प्रश्न है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। माने 20% कितना नंबर के एग्जाम होगा, 100, 200, 500 कितना भी नंबर होगा, उसका 20% मिला उसको, लेकिन 30% से फेल हो गया, यानी कि 30 अंक से फेल हो गया। यानी कि 30 अंक अगर उसको आ जाता तो पास हो जाता लड़का। 20% पाया, लेकिन 30 अंक और आता अगर उसके पास, तो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन एक और छात्र था, एक और लड़का था, उन्होंने 32% अंक प्राप्त किया। उन्हें 32% अंक लिया और उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। जितना प्रतिशत में पास होना था, जितना नंबर में पास होना था, उकरो से 42 नंबर ज्यादा ला लिया। ठीक है, 32% लाया तो 42 नंबर ज्यादा ला लिया। लेकिन जो लड़का 20% लाया था, तो पास होने के लिए 30 अंक कम लाया। पास होने से 30 अंक कम लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात करें। कितना नंबर में लड़का पास हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न अपने तरफ से दिए हैं कि कितने अंक के परीक्षा था, माने एग्जाम कै नंबर के था, ये पूछना था। तो मान लीजिए सोल्व करके आप लोग कीजिएगा, सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए जो एग्जाम था, परीक्षा, मान लीजिए परीक्षा था 100 मार्क्स का होगा, हमको पता नहीं कितना मार्क्स के होगा, है ना। और अगर पास मार्क्स निकाला जाए, अगर पास मार्क निकालना चाहेंगे हम लोग, तो एगो लड़का जो है वो 20 का 20% तो लाया ही, 100 नंबर के एग्जाम होगा, 20% तो लाया ही बेचारा। और अगर 30 नंबर और लाता था पास हो जाता। ये 30 नंबर से फेल हुआ है ना, तो अगर +30 करेंगे तो पास मार्क हो जाएगा, होगा कि नहीं। इससे निकला पहले वाला से कि 100 नंबर के एग्जाम होगा और उसका बेचारा तो 20% तो लेबे किया, लेकिन 30% से फेल हो गया, यानी 30% और लाता तो पास हो जाता। होता कि नहीं होता। दूसरा लड़का के बात कर लिया जाए, दूसरा नंबर के पास मार्क लड़का का होगा कितना, पास मार्क अगर दूसरा से निकाला जाए तो 1 का एग्जाम होगा, 1 नंबर का एग्जाम था, उसका लाया क्या परसेंट, 32% लाया और 42 नंबर अधिक ला लिया। अगर 42 नंबर कम लाता तो पास रहता, खाली ज्यादा नंबर उसको नहीं आता, तो -42 नंबर इसको कर दिए कि नहीं कर दिए, हुआ ना। तो पास मार्क्स के बराबर। अब जब दोनों बराबर हो गया, यहो पास मार्क है, यहो पास मार्क है, दोनों को भेज तो बराबर कर सकते हैं कि नहीं दोनों ने। तो देखो अब क्या कर देंगे आगे। तो क्या करेंगे हम, x का 20% प्लस 30 बराबर x का 32% -42 करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो प्रतिशत को प्रतिशत एक तरफ कर देते हैं और जो नंबर में है वो नंबर को एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत और नंबर एक साथ नहीं जुड़ सकता है ना। जैसे 100 y एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए प्रतिशत और कोई नंबर है उसको नहीं जोड़ सकते। तो देखिए 32% है, 20%, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 12%, x का 12% हो जाएगा। और इधर जाएगा तो कितना होगा 72 होगा ना। तो हम क्या निकाल दिए कि x बराबर हो जाएगा 72/12 × 100,
ना रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे करेंगे ना, यहाँ से आओ आगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 72 बराबर x 12 x बटा 100 कर देंगे कि नहीं? प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग दे दिए, तो ऐसे में गुना होगा तो क्या होगा, 72 100 हो गया बराबर 12x हुआ कि नहीं? तो x का वैल्यू कितना आया बाबू, 12 छक्का 600, यानी जो नंबर था 600 नंबर के था एग्जाम। ये तो पता चल गया, ये नंबर आ गया 600 नंबर के एग्जाम होगा। तो पास कितना में होना था बाबू, पास होना था कितना में, तो 600 का 20% अब प्लस 30 नंबर तो पास हो जाता। तो देखो 600 और गुने 20 बटा 100, प्रतिशत हटा तो बटा में 100 करेंगे, अब प्लस 30, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूना 6 दूना 12, 120 और प्लस 30, यानी कि 150 नंबर लाता हूँ 600 में, लड़का पास हो जाता। समझ में आया? ये नहीं पूछ रहा है कि तुम उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, कितना अंक पूछ रहा है। अगर ई लड़का से भी निकालेंगे तब भी 150, इस अभी वाला जो फॉर्मूला निकाले, अंक जो निकाले इस वाला से निकाले, ये वाला से निकालेंगे ना तभी 150 आएगा। निकाल के दिखा दे। देखो एग्जाम था कितना के, 600 नंबर के, गुने 32 बटा 100 और माइनस 42, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 6 दूना 12 और 6 तिया 18 और माइनस 42, कितना होगा, 150 नहीं हुआ? नहीं होगा जी, 182 माइनस, गलती हो गया क्या जी, 0 40 हो रहा है यहाँ पे। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 19 ना होगा, ना होगा, अब होगा ना। तो इतना उसी तरह निकला कि नहीं निकला? लेकिन यही पूछ दिया जाए कितना प्रतिशत पर पास था, प्रतिशत पर कितना पास था, कितना प्रतिशत पर पास था, कितना नंबर पर पास था, तो 150 नंबर पर पास था, कितना प्रतिशत पर पास था, बिल्कुल सही जवाब। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 150 नंबर लाया, कितना नंबर का एग्जाम था, 600 का, और गुने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ से काटेंगे तो 6 कटेगा जी पूरा पूरा, 6 दूना 12 और 3 6 पचे 30, 25% पर एग्जाम में पास हो जाता। यानी 20% लाया था 30 नंबर से फेल हो गया, लेकिन वही लड़का अगर 25% लाया होता तो पास हो गया होता। समझ में आया बात? इसी में एगो प्रश्न नहीं है, इसमें बड़ी मनी प्रश्न है। कई गो नंबर था एग्जाम में, लड़का कई नंबर लाएगा तो पास होगा, कई प्रतिशत लाया तो पास होगा, है कि नहीं? तो 3 गो प्रश्न हुए ना, तो एगो समझो कि एगो प्रश्न नहीं है, 3 गो प्रश्न, ठीक है? आप प्रतिशत वाला पास फेल हो लाएगा तो गड़बड़ होगा, नहीं गड़बड़ होगा। यही कंसेप्ट आपको रखना है, ऐसी बना लेना है। फिर से एक बार समझा दे। चलो देखो एग्जाम था, इसको बंद कर देते हैं वीडियो, तब समझाएंगे। तो चलिए परसेंटेज का वीडियो समाप्त हो गया। ओके, तो कल आप लोग बना करके आइएगा, जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, ठीक है? बहुत सारा पैटर्न हम आप लोगों को बता दिए, और बना करके आना है अरिहंत प्रकाशन बुक से, ठीक है ना? और नहीं बनेगा तो बताएंगे ही हम। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। अरे कोई थोड़ा मोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलता है, नहीं समझे? कुछ बात तो रहता ही सही है, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोलता है। तो चलिए पिछले दिन हम लोग परसेंटेज हमने देखा था, है ना? जितने सारे रूल्स फार्मूला तो लिखवाए नहीं, बिना फार्मूले के सब परसेंटेज बन गया, है कि नहीं? तो आज हम लोग जो भी प्रश्न आपसे छूट गया है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बना के खत्म करेंगे, है कि नहीं? तो कौन सा प्रश्न आपको छूट गया है बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ हकीकतें भी होती हैं, कुछ झूठ भी होती हैं। यहाँ दिमाग में आदमी को रखना पड़ता है कि आदमी क्या चाहती है, सामने वाला क्या हमसे चाह रहा है, और उसकी मन की बात जान गए और उसने बात कर लिए तो आपसे वो क्या हो जाएगा, आपका फैन आदमी बन जाएगा। देखो 11 नंबर में प्रश्न है, ध्यान दो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, माने एक चुनाव हुआ मुखिया का, चाहे कुछ विधायक कुछ भी चुनाव हो, उनमें 2 आदमी खड़ा हुआ। उम्मीदवार उसको कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है जीतने के लिए, है कि नहीं? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो मान लो पूरे लिख देते हैं प्रश्न, पहले लिख देते हैं।
तो देखो प्रश्न समझो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, 50% जो मत लिया होगा तो वैध मतों का होगा, जितना भी आदमी वोट दिया होगा उसका 50% लिया होगा, 5% तो देवे नहीं किया, है ना। तो 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिले? पराजित उम्मीदवार जो हार गया उसको कितना मत मिला होगा, है कि नहीं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, समझने वाली बात है केवल। एगो ए उम्मीदवार है, एगो बी उम्मीदवार है। कुल जो वोट होते हैं कितना, 100% वोट होते हैं। गांव में वोट दिया जाता है तब सबको दे देगा तो 100% हो जाता, पता कि नहीं होता। तो मान लीजिए 100% क्या था, मत था, 100% मत था, लेकिन 5% तो दिया ही नहीं, 5% दिया ही नहीं। तो दिया क्या प्रतिशत, 95% मत दिया ना। बोल रहा है कि जो उम्मीदवार था जीतने वाला वो 50% मत ले आ और 2000 मत से जीत गया। तो 50% अगर ये लेगा, ये 50% इसका लेगा तो ये क्या प्रतिशत बच जाएगा, 45%। यानी कि ये हारने वाला हो गया, ये हारने वाले को मिला 45% और जीतने वाले को मिला कितना, जीतने वाले को मिला 50% से जीता। लेकिन कितना से जीत गया बाबू, 2000 मत से जीत गया। यानी कि इसका जो 50% लाया है वो 45% से 2000 नंबर ज्यादा लाया होगा, 2000 वोट ज्यादा लाया होगा, यही ना। तो जो देखिएगा तो हम कहेंगे क्या कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया था, जीतने वाला उम्मीदवार माइनस हारने वाला उम्मीदवार बराबर क्या करेंगे, 2000, क्योंकि 2000 से जीता है जीतने वाला उम्मीदवार, है ना। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है, 50%, हारने वाला 45%, और कितना नंबर लाया था, 2000। तो देखो यहाँ पे मान लियो कि जो वोट था 100% था, है कि नहीं। तो अगर वोट की मान लीजिए संख्या क्या होगी, x होगी, मान लो वोट की जो संख्या थी, वोट की संख्या x होगी। अब कितना x है, तो यानी कि x का लाया कितना 50%, x का लाया कितना 45% लाया, और कितना कितना अंक से जीत गया, कितना वोट से जीता, 2000 वोट से जीता। तो अंतर कितना हुआ, वो 5% का अंतर हुआ, तो कितना हुआ 2000 का। हारने वाला पूछ रहा है क्या, हारने वाला। तो 1% बराबर कितना होगा, 2000/5। तो 45% बराबर, 45% बराबर कितना होगा, 2000/5 गुने 45 होगा कि नहीं होगा, 2000/5 गुने 45 होगा कि नहीं होगा। एक ही नियम, 4 केले का दाम 8 रुपया है तो 3 केले का दाम कितना होगा, है तुम ही से पूछेंगे, रुको 4 केले का दाम 8 रुपया है तो 3 केले का दाम कितना होगा, क्या रुपया हुआ था, 6 रुपया हुआ। तो उसी तरह हुआ कि 5% बराबर हुआ 2000, तो 1% बराबर 2000/5, तो 45% हारने वाला पूछ रहा है ना। तो 45% बराबर कितना, 45 से गुना कर देंगे, तो 5×9 45 बराबर कितना हुआ, 9×2 18 पर 3 0, यानी हारने वाला उम्मीदवार को इतना वोट मिला था। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, देखो इधर समझो। माना कि कोई वोट था, एक्स को नंबर हो, परसेंट तो 100% होता है, लेकिन कै गो वोट था ये पूछ रहा है ना। तो माना कि पूरा वोट जो मिला के था, जितना भी गांव में वोट पड़ा वो एक्स होगा। अब कितना नंबर हो, 1000, 10,000, 20,000, 5,000 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स मान लिए, वोट की संख्या बराबर एक्स मान लिए। तो अब देखा गया कि वोट जो होता है पड़ेगा तो 100% पड़ेगा, लेकिन उसमें से 5% आदमी गए नहीं किया वोट देने। तो क्या परसेंट गया देने वोट, 45% दिया। अब इस 95% दिया, सॉरी 95% दिया। अब इस 95% में जो जीता था वो 50% वोट ला करके 2000 वोट से जीत गया। तो हारने वाला कितना मिला होगा, तो ये खुद अकेले 50% ला लिया, तो हारने वाला 45% लाया होगा। तो यही दोनों का अंतर कितना हो गया, 2000। जीतने वाला और हारने वाले में वोटों की संख्या का अंतर कितना हुआ, 2000 वोट हुआ।
तो यही हुआ कि जीतने वाला का उम्मीदवार का वोट माइनस हारने वाला के उम्मीदवार की वोट बराबर कितना हो गया, दोनों का अंतर कर दिया तो कितना हुआ 2000 हुआ ना। अब वोट था मान लो कितना था, x था, तो x का जो जीतने वाला था x का 50% लाया माइनस x का जो हारने वाला 45% लाया बराबर 2000। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, यहाँ पे x बराबर अगर कर दिया जाए तो कितना होगा अंतर, दोनों का कितना हो वोटों का अंतर। इसको x लिखने की जरूरत भी नहीं है, x हमको कुल वोट की संख्या तो नहीं ना पूछ रहा है, x लिखने की जरूरत भी नहीं। तो दोनों का अंतर कितना हुआ 5%। तो 5% का जो हुआ 5% कितना के बराबर है, 2000 वोट के बराबर है ना। तो 1% तो 2000/5 के प्रतिशत, यहाँ भाग भी दे सकते थे, हम भाग नहीं दिए, आगे जाके भाग दिए, गुना किए। तो 45% वोट कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 2000/5 गुने 45, तो 9×5 = 45, 9×2 = 18, इतना आंसर। अगर यही पूछ देता कि कुल वोट कितना था, कुल वोट कितना था, तो 100% वोट था। कुल वोट अगर पूछ देता तो वोट था 100%, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1% बराबर कितना था, 2000/5 था। तो कह रहा है कुल वोट, तो कुल वोट कितना होता है 100%, तो गुने 100% वोट रहेगा तो क्या होगा 100% बराबर 2000/5 गुने 100, ये हो जाता कितना, ये हो जाता 20। अब 20 दूना 40 पर 3 0, यानी कि 40,000 कुल वोट था। तो हारने वाला कौन कितना लाया, 18,000 वोट लाया। तो जीतने वाला कितना लाया होगा 20,000 वोट, अंतर 2,000 का ना है जी। देखो हारने वाला जब 18,000 ला ही दिया तो जीतने वाला 20,000 लाया होगा, तभी तो अंतर 2,000 वोट से जीता। समझ में आया बात। अगर यही पूछ देता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया, 50% लाया है, तो 1% बराबर अगर इतना है तो 50% बराबर क्या होगा 20,000 ना होता। देखो 20,000 होता है कि नहीं होगा। अभी यहाँ पे खुद बोल रहा है कि अपने से भी सोच लो, है कि नहीं। यहो दिखा देते हैं, ये तो होगा किसका वोट, कुल का वोट 40,000 वोट पड़ा था, ठीक है। और कितना वोट नहीं पड़ा था, कितना वोट नहीं दिया गया, तो 5% का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि 5% वैसे 2000 देल है कि 5% वोट नहीं पड़ा था, तो 5% का वैल्यू दिया है 2000। अगर कहेगा कि कितना सही सही वोट पड़ा, तो 95% वोट पड़ा था, तो यहाँ पर गुने 95 कर देंगे तो 95 वाला आंसर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं बात को ना, बहुत आसान था। एकरे में बहुत सारा प्रश्न हो सकता है, कितना कुल वोट था, जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया, हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया। इसके बाद और क्या कह सकते हैं, कितना मत नहीं दिया गया, मतलब कितना वोट नहीं पड़ा, वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं। ये सब अंतर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछो। 7। चलो देखो प्रश्न है 13 नंबर 17 नंबर पूछ रहे हो ना, कि किसी शहर में 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई हैं। यानी किसी शहर में 3 धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिखाई बोल रहे हैं, ईसाई। अब तीनों मिलाकर यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है, तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले हमको ईसाई को तो दिल है नहीं कि कितना % ईसाई है कि नहीं। तो ईसाई कितना, पूरा जहां शहर में जनसंख्या कितना होगा 100% होगा ना जनसंख्या 100%। तो उसमें से अगर हिंदू दिया है, अगर एज फॉर हिंदू करे तो 60% हिंदू दिया है बाबू, और एम फॉर मुसलमान दिया है 15%। तो अगर ईसाई कितना होंगे, ईसाई 25% होगा ना, 25%, क्योंकि कुल जनसंख्या 100% होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको ईसाई की जनसंख्या, यानी 25% ईसाई की हो गया। 60, 15, 75 और 100 में से 75 घटाएंगे तो हो जाएगा 25%। ईसाई की जनसंख्या कितना हुआ 25%। यही तो निकालना है, लेकिन नंबर में निकालना है, 10 गो है कि 20 गो है कि 1000 गो है कि नहीं। तो देखो मुसलमान की जनसंख्या 3000 है, तो मुसलमान 15% बराबर दिया है कितना 3000। तो 1% बराबर कितना होगा 2000। तो 25% बराबर कितना होगा, है 3000 है ना जी, 200 होगा सर, 200। हाँ 200 हो, ठीक बोल रहा है 200 होगा। तो 25% बराबर क्या होगा 200 गुने 25, तो 25 दूना 50 और डबल 0, यानी कि 25% ईसाई है। तो ईसाइयों की जनसंख्या कितना हुआ ईसाई बराबर 5000 आंसर। यही तो आसान था।
कहेगा शहर की कुल जनसंख्या कितना था, अगर पूछ देगा कुल जनसंख्या तो क्या होगा, 1% बराबर इतना हुआ, तो 100% बराबर कितना होगा, 200 पर 2 जीरो बैठा दो, 100% कुल जनसंख्या पूछता तो, लेकिन कुल तो पूछा ही नहीं। अगर इसी में पूछ देता कि हिंदू की जनसंख्या कितना है, तो अगर 1% बराबर कितना आया 200, तो हिंदू 60% है, तो 60% बराबर 200 गुने 60, आंसर नहीं आया। तो कुछ पूछ सकता है, तो अपने अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो अपने सब बना सकते हो क्या। और कौन सा प्रश्न बोलो। चलो तो इसको देख लेते हैं। दिनेश की आय का 80% खर्च कर देता है, जो दिनेश है उसका आय होगा, है ना, और उसका 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। देखिए कोई भी आदमी है, अगर उसका आय आमदनी ज्यादा हो जाता है तो खर्च भी ज्यादा करने लगता है कि नहीं। तो अगर आय में 16.2/3% की वृद्धि करता है तो उसका जो खर्च हो जाता है वो अपना खर्च भी बढ़ा लेता है, कितना परसेंट से, 37.1/2% से अपना आय खर्च को भी बढ़ा देता है कि नहीं। ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा खर्च होगा, करने लगता है आदमी। तो बोल रहा है कि अब बताइए उसकी बचत प्रतिशत क्या है, बचत प्रतिशत प्रतिशत में बताना है। तो हमको इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 350/3 कर देते, छोड़िए हटाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि माना कि आय उसको 100 है। 100 क्यों मान लिए, क्योंकि 100 मानने के बाद कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। हम आय इसको 10 भी मान सकते हैं, आय 1 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, लेकिन और दूसरे नंबर को मानेंगे अगर आय बराबर, तो उसको हम कैलकुलेशन करने में आसान नहीं होगा, कठिन होगा। ठीक है, तो मान लो कि आय उसका 100 रुपया था, तो 100 रुपये का 80% खर्च कर दिया, तो 100 रुपये का 80% कितना होता है, 80% बराबर 80 ना हुआ। तो 100 रुपये का 80% खर्च कर दिया, यानी खर्च कितना कर दिया, 80 रुपया। तो बचा उसके पास क्या, 20 रुपये बचा, पहले के अनुसार, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि दिनेश की आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो आय पहले था कितना, इतना था, 100 रुपये था, अब वृद्धि हो गई 16.2/3% की। तो देखो 100 प्लस 100 का इतना प्रतिशत, तो कैलकुलेट करिए, तो 100 प्लस 100 गुने 50 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 16 × 48 = 2 50, 50/3, अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। हाँ कौन सा समझ में, का माने क्या होता है, का मतलब गुना होता है। तो बोल क्या रहा है कि यदि उसकी आय का, आय में चाहे आय का 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। समझ में आया। तो पहले तो इसके पास 100 रुपये था ही, पहले ही से 100 रुपया है, अब इसके आयवा में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है। समझ में आया। तो वृद्धि जब होगी, जैसे हम अगर कहेंगे कि हमारे पास 100 रुपया है और 100 रुपया आमदनी मेरा 100 रुपया है, ठीक है, हमारा आय जो है 100 रुपया है, तो उसका 10% की वृद्धि हो जा रही है, मेरे आय में 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो पहले से तो 100 रुपया था ही, अब फिर 10% का अब वृद्धि हो रहा है, तो किस में वृद्धि हो रहा है, हमारे आय में वृद्धि हो रहा है 10%। तो 100 में 100 खत्म, यानी पहले 100 रुपया था, अब 10 रुपया जुड़ जाएगा तो 110 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ आय तो दिनेश का पहले है था 100 रुपया, अब उसी में 10 उसका 16.2/3% की वृद्धि हो जा रही है। तो इसको किए तो क्या होगा, 100 प्लस 100 गुने 16.2/3%, 100 का 100 यहाँ से और 100 का 100 यहाँ से, गुने 16.2/3 बराबर क्या होता है 50/3। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 100 कट जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, 100 प्लस 50/3, इसका भिन्न के जोड़ निकालेंगे 350/3 हो जाएगा, होगा ना। यानी कि दिनेश का 16.2/3% वृद्धि होने के बाद आय का वैल्यू हो गया 350/3। ठीक है, पहले था 100 रुपया, अब वृद्धि हुआ जब आय में उसका तो 350/3 रुपया हो गया। तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ, जब आय में वृद्धि हुआ तो 16.2/3%, और तो खर्च में वृद्धि हुआ तो 37.1/2%। तो पहले इसका खर्च कितना था, 80 रुपया था, 80 रुपया, और 80 रुपया का 37.1/2% की वृद्धि हुई है। तो 80 प्लस 80 गुने 37.1/2, फिर 80 का 80 गुना 37 दूना 72, 74 और 1 75, 75/2
अब प्रतिशत हटा तो नीचे 100 हो गया। काट कूट करिएगा इसको, काट कूट करने के बाद क्या आ जाएगा 80। अब इसको काट कूट करिएगा तो आएगा 30। 80 और 30 110 हुआ ना। यानी कि खर्च उसका कितना आया 110 रुपया। आय हुआ उसका 350/3, खर्च हुआ 110 रुपया। तो बचेगा कितना, तो आय माइनस खर्च बराबर बचत होगा कि नहीं। तो बचत बराबर आय, आय 350/3 था, खर्च कितना था 110/1 था। तो बचत कितना होगा, तो उसको घटाइए, घटाइएगा तो कितना आया 20/3%। तो केवल बचत आया, पैसा में आया है, प्रतिशत में नहीं आया है। अगर इसका आय 100 रुपया था और इसका आय यहाँ पे वृद्धि होने के बाद 350 बटा इतना रुपया हो गया। ये सब रुपया में है बाबू, ये सब क्या चीज में है, रुपया में है। तो ये भी कितना इसका बचत होगा 20/3 रुपया उसका बचत होगा। अब -350 फिर -330 प्लस हो जाएगा। अरे बराबर है, ये बराबर है बाबू, ये बराबर है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, तो बचत प्रतिशत बराबर क्या होगा, बचत प्रतिशत बराबर, तो बचत प्रतिशत बराबर बचत बटा आय गुने 100 है कि नहीं। बचेगा किस पे, आय पे ही बचेगा ना। तो बचत बराबर बचत कितना हुआ बाबू 20/3, तो 20/3। अब इसका आय कितना था वृद्धि होने के बाद 350/3, तो 350/3 और गुना 100। तो 3 से 3 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 20 × 5 100, 7 × 5 35, यानी कि 20 दूना 40 बटा 7, 40/7 हो गया। यहाँ पे 40/7 को अगर पूर्णांक में बदलिएगा तो 5.5/7% उसका अब बचत होगा। ठीक है, कोई हार्ड था, हार्ड नहीं था, कल समझने वाली बात थी। ये हो गया बेसिक नियम से हो गया। कहीं भी आपको जितना भी प्रश्न आप बनाए होंगे किताब में आपको दिया होगा, इसी नियम से दिया होता है, बेसिक नियम से, है कि नहीं। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का प्रतिशत वाला आज चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगले दिन से हम लोग लाभ हानि की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय सबको। चलिए तो कुछ और प्रश्न बताते हैं, है ना। चलो इस पे देखते हैं, प्रश्न समझो। आयत वाला बता देते हैं, वर्ग वाला बता देते हैं, त्रिभुज वाला बता देते हैं, सब चीज बता देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल जो है, उसकी आयत का क्षेत्रफल तो जानते हो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। तो अगर बोला जा रहा है, सुनो ध्यान से, बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को इससे नहीं लिखना है, लंबाई को अगर 10% बढ़ाते हैं, लंबाई को 10% इंक्रीज कर देते हैं और चौड़ाई को 20% अगर कम कर देते हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव कितना होगा, इसको बनाना है आपको। बनाइए तो। कोई अगर आयत है, उसका लंबाई को बढ़ा दिए 10%, है ना, चौड़ाई को घटा दिए हैं 20%, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, बताओ तो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, इधर ध्यान दो। 10% प्रतिशत को हटाते हैं, भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं, तो 10/100, 10/100 यानी कि क्या हो गया 1/10%, 1/10 हो गया भिन्न में। तो अब देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगा 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, बढ़ेगा ना, इंक्रीज कर रहा है। यानी 10 पुराना वाला वैल्यू था और इंक्रीज किया है, एक इंक्रीज किया है, तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया। तो लंबाई कितना हो गया, वो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। फिर चौड़ाई का 20% घट रहा है, तो 20% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे और बचेगा क्या बराबर, मेरे पास 1/5 बचेगा। तो 1/5 को हम क्या कर सकते हैं, घट रहा है अभी ना, तो अभी घट रहा है तो क्या लिखेंगे हम, ये 5 से क्या हो गया है 4 हो गया है, क्योंकि 5 पहले था, 1 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यानी कि पहले था कितना 5 था, अब हो गया कितना 4। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है।
तो 10 पचे 50 क्षेत्रफल हो गया। इसका कितना हो गया? 11 चौके 44, 44 हो गया। तो पहले था 50, अब हो गया 44, तो घटा ना जी, कितना घटा? 6 घट गया, 6 घट गया। अब किससे घटा? पुराने वाला से, है ना। तो 50 और गुने प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए, 25 दूना 50, यानी 12% जो है वो डिक्रीज कर जाएगा क्षेत्रफल उसका, 12% डिक्रीज कर जाएगा। यहीं पे अगर रहेगा कि लंबाई को 10% बढ़ा दिए और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिए, तो अबरी क्या हो जाता? 1/5, तो 5 से अबरी कितना हो जाता? 6 हो जाता। 5 से अबरी 6 हो जाता। तो यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 6 हो जाता। और 10 पचे 50, 11 छक 66, और अबरी बढ़ेगा कितना? 16 होगा ना। तो अबरी आयत के क्षेत्रफल में कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा? तो 16/50 गुने 100 और 50 गुना 100, यानी 32% क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से हमको पता करना होगा? यहाँ से देखेंगे कि पहले 50 था, अब हो गया 66 क्षेत्रफल हो गया, तो बढ़ा ना जी। पहले 50 था, अब हो गया 66, तो कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। तो 16 बढ़ा तो किससे बढ़ा? पुराने वाला से बढ़ा, यानी कि 50। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करें, 50 दूना 100, अब 12 दो 16 32 16 दूना 32 ना, 2 16 32, तो कितना हुआ? 32% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसी को अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट आता है, उसके बारे में तो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। इसको नाम है, उस टाइप जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट मतलब उत्पाद स्थिरता तथ्य। कंसेप्ट में तथ्य होता है ना जी, उत्पाद स्थिरता अवधारणा होता है ना। इसमें क्या होता है? उत्पाद क्या होता है? स्थिर होता है। उत्पाद स्थिर होता है, ठीक है। इन्हें में स्थिर होता है क्या? उत्पाद क्या होता है? स्थिर होता है। इस उत्पाद हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए, इसमें भी बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए जाए कि अगर प्रश्न आपको दिया जाएगा कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई में अगर 10% का इंक्रीजमेंट हो गया, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले जितना था क्षेत्रफल उतने रहना चाहिए। लंबाई तो हम बढ़ा दिए अपने मन से, लेकिन चौड़ाई को घटाना है। अब कितना घटाएंगे कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए? प्रश्न लिख दे क्या? चलिए प्रश्न आपको दिए हैं, इसको बनाइएगा प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट के अनुसार। कि देखिए आयत की जो लंबाई है उसमें 10% की इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। और चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आयत में कोई क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। देखो अगर लंबाई केवल बढ़ा के छोड़ देंगे तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, चौड़ाई उतने रहेगा। लंबाई खाली बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लंबाई बढ़ाए हैं, चौड़ाई को अगर घटा देंगे तो कितना घटाएंगे कि क्षेत्रफल उतने के उतने रहेगा, जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज को हम लोग को देखना है। तो इसको बनाइए आप लोग, तो कंसेप्ट बनाइए जल्दी इसको। चलिए मैं ही बता देता हूं, यहाँ ध्यान दो। लड़का अभी इधर ध्यान दो। तो इधर देखो कि आयत बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुने चौड़ाई, होता है कि नहीं? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 10% लंबाई इंक्रीज कर दिया गया, 10% इंक्रीज किया गया है, तो यानी कि 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। कैसे कि 10% को अगर हम लोग भी में बदलना चाहेंगे तो 10/100, 10 से 10, यानी 1/10, यानी पहले 10 होगा तो अब कितना हो गया है? 11 हो गया। इंक्रीज किया है ना, तो 10 से उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 11 हो गया। तो क्षेत्रफल लंबाई 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो लंबाई पहले 10 था, अब हो गया 11। तो आप देखिए अगर हम कुछ क्षेत्रफल को कांस्टेंट किए हैं, तो जितना ई वाला बढ़ल होगा उतना ही अगर इसको घटा दिया जाए, उतना ही उसको चौड़ाई को घटा दिया जाए, तो फिर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन हमको नहीं लाना है और लंबाई बढ़ल है, तो कितना चौड़ाई घटाएंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन
ना आए। तो जितना लंबाई बढ़ाए होंगे उतने चौड़ाई घटा देंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा? नहीं ना आएगा। यानी कि इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करके लिख देते हैं कि हाँ चौड़ाई 11 होगा और लंबाई 10। ठीक है। अब यहाँ जो क्षेत्रफल है कांस्टेंट है, क्षेत्रफल हमेशा कांस्टेंट है, बदलेगा इसका वैल्यू नहीं, चाहे जितना भी क्षेत्रफल हो उससे मतलब नहीं है। कोई भी 100 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 200 मीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आना है। तो लंबाई अगर 10% बढ़ा दिए हैं तो इसमें हम लोग जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। जिस रेशियो से लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो से चौड़ाई को घटा देंगे अगर, तो फिर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सुनो बाबू इधर, तो नीचे मुड़िए क्या गाड़ लेते हो जी तुम लोग? अभी यहाँ समझा देते हैं, देखो कॉपी मत देखना अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितना चौड़ाई घटा है? 1 घटा है। 1 किससे घटा है? 11 से घटा है। पुराना का कितना था? 11, तो 11 से घटा है। अब इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा? 100। तो देखो इसमें 11वां 99, 1/11%, इतना आंसर होगा। अगर लंबाई 10% बढ़ा है और चौड़ाई को 9.1/10% अगर घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप लोग क्या डायरेक्ट सोच सकते हो कि लंबाई अगर 10% बढ़ा दी है तो चौड़ाई को 10% घटा देंगे डायरेक्ट, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ कंसेप्ट गलत कैसे हो जाएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि जितना लंबाई हो उतने चौड़ाई हो रहता है। कोई जरूरी है? अगर ज्यादा लंबाई रहेगा, अगर 20 मीटर लंबाई रहेगा और उसको अगर 10% घटाएंगे तो वैल्यू आएगा। लेकिन अगर चौड़ाई 10% रहेगा और उसको 10% बढ़ाएंगे अगर, तो वैल्यू और कम आ जाएगा उससे। समझ में आया बात? तो ये लंबाई चौड़ाई का वैल्यू तो अलग अलग रहता है ना, इसलिए उतना ही हम लोग नहीं घटा सकते। एक तो एग्जाम्पल हम दे देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा से। मान लीजिए ये हमारे पास आयत है, आयत है, लंबाई है अगर 100, अभी है 50। अगर इसको 10% घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? कितना होगा? 500 होगा। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना होगा? 5000। क्षेत्रफल 5000 हुआ। अगर इसको 10% बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 110 हो जाएगा। अगर ये बढ़ा देंगे अगर तो कितना होगा? 110 हो जाएगा। तो आपके अनुसार अगर इसको भी 10% घटा दे देंगे तो क्षेत्रफल तो उतने आना चाहिए। अगर 10% घटाएंगे तो कितना होगा? है 40 होगा। डायरेक्ट घटेगा थोड़े ही। देखो 50 का घटा रहे हैं ना तो 90/100, 100% कोई चीज होता है। ठीक है, 10% घटा देंगे तो कितना हुआ? तो ये 2 0 से 2 0, यानी कि यहाँ होना चाहिए कितना? मेरा कितना है अभी? 10% चौड़ाई घटाए तो 45, है ना? अभी दोनों गुना करो, 0 का 0, 45 का 45, 45 की 5, हाथ से बचा 4 और 45 4 49, इतना आया। आया? आपके अनुसार अगर लंबाई 10% इंक्रीज किए थे और 10% चौड़ाई को घटा देंगे तो आपके अनुसार क्या होगा? क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए, लेकिन उतना आया नहीं। पहले आया था 5000, लेकिन 10% लंबाई को बढ़ा के चौड़ाई को 10% घटाए तो अबड़ी वैल्यू कितना आया? 4950। यानी 5000 में कितना कम? 50 कम। वैसे नहीं ना होगा, जितना लंबाई बढ़ा ले उतना ही अगर चौड़ाई घटा देंगे तो उतना क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एग्जाम में कभी मत कीजिएगा कि लंबाई अगर बढ़ा है जितना उतना ही चौड़ाई घटा देंगे तो क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं होगा। कंसेप्ट यहाँ समझिए कि पहले लंबाई और चौड़ाई अगर 100 और 50 था तो गुना किए थे तो 5000 आया था। तो अगर इसको हम 10% घटा बढ़ा दें और इसको 10% घटा दें तो क्षेत्रफल 5000 आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं आया। वैसे आंसर कभी नहीं आएगा। ये चीज समझ में आ गया बात ना, कि जितना लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो, जिस रेशियो से लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो से चौड़ाई को घटाएंगे, इसके बाद गुना करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा बनाएंगे। चलो इसी तरह से एक और प्रश्न हम आपको दे देते हैं, चीनी वाला खपत वाला। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न हम आप लोग को दे देते हैं। चलिए नया प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो भुजा तो 2 रहता है और भुजा सब बराबर रहता है वर्ग का, है ना? तो देखो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर भुजा गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो अपने से, लिख सकते हैं ना? तो कह रहा है
कितना कितना परिवर्तन हो रहा है, 20% दोनों में परिवर्तन हो रहा है ना। तो देखिए 20% बराबर क्या होगा, 1/5 होगा ना। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। तो अब यानी कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो पहले कितना था 5, अब कितना हो जाएगा 6। तो पहले 5 था, अब 6 हो जाएगा। एक में पहले 5 था, नीचे 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं हुआ। तो अगर भुजा गुने भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो 5 5 25, 6 6 कितना की वृद्धि हुआ, 11 की वृद्धि हुआ। किससे, पुरनका से। तो 25 से। अब प्रतिशत में करेंगे तो क्या होगा 100, 25 चौके 100, 11 चौका 44% में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है कि नहीं, 44% इंक्रीज हो गया। चलो यहाँ पे बनाते हैं। 4 से 5 हो जा रहा है। देखो यहाँ पे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जा रही है। चीनी की कीमत में 20% की, हाँ 25% की वृद्धि की जाती है। तो खपत में हमको कितना, माने घर में कितना कम यूज करें ताकि हमको जितना पहले पैसा लगता था उतने आज भी पैसा लगे, है कि नहीं। मान लीजिए अगर 1 किलो हम चीनी अगर 100 रुपये का लाते थे, एग्जाम्पल ले लो, तब उसका दाम बढ़ गया कीमत, तो हम 100 रुपया फिर एक महीना में अगर चीनी हम 100 रुपया खत्म करते हैं और दाम बढ़ गया, तब खत्म तो कम ही ना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये के 100 रुपये हमको लगाना है चीनी में, उससे ज़्यादा हमको लगाना नहीं है। तो कुछ हम तनी चीनी में चाय में तनी चीनी कम डालने लगेंगे। तो कितना प्रतिशत का जो खपत है उसको कम कर देंगे ताकि उसमें हमारा व्यय जो हुआ है 100 रुपया के 100 रुपया रहे, कांस्टेंट ही रहे, है ना। व्यय में देखो तो एक फॉर्मूला होता है कि मूल्य गुने खपत बराबर व्यय। इसको समझने के लिए पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए चीनी का मूल्य है 20 रुपये पर केजी है, 20 रुपये प्रति केजी है ना। और महीना में 2 केजी खत्म करते हैं, महीना में 2 केजी अगर खत्म करते हैं, तो उनको जाने दो, महीने में अगर 2 केजी खत्म करते हैं तो हमारा व्यय कितना होगा, तो 20 दूना 40 रुपये व्यय होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि अगर इसका जो मूल्य है उसके 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो 25% बराबर कितना होता है, प्रतिशत बराबर 25/100 यानी 1/4 होगा कि नहीं। तो खपत में बाबू मूल्य में वृद्धि ना हो गया, तो पहले तो 4 था, अब हो जाएगा कितना, पहले 4 था अब हो जाएगा 5। तो अब कह रहा है कि इसको खपत में कितना कम करना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बोला था, उसी तरह जितना वृद्धि होगा उसी के रेशियो में कमी भी होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसे, उल्टा करके और क्या लिखेंगे, 5 ऊपर और 4 नीचे। और जो व्यय होगा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो 5 के 20 कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में 20 से गुना ही होगा, गुना करने का 20 ही है। 5 के 20 हुआ कि नहीं। तो कितना प्रतिशत की कमी होनी चाहिए बाबू, तो 1 की कमी हो रही है। किससे, पुराने वाला से तुलना करेंगे तो बटा 5 गुने 100 अब 20 बचे 100, यानी 20% के अगर हम लोग खपत कम कर दिया जाएगा तो हमको पहले जितना पैसा लगता था, खर्च होता था 1 महीना चीनी खाने में, उतना ही खर्च इस बार भी होगा। समझ में आया। तो वृद्धि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है और उसको अगर कम करना है खपत को, तो क्या करेंगे, 20% अगर कम खपत कर देंगे तो चीनी के हम लोग व्यय जो होता है, खर्च ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पहले जितना खर्च होता था उतना ही आज भी खर्च होगा। समझ में आ गया बात, बहुत इजी था। चलो देखो, चलो यहाँ ध्यान से प्रश्न पढ़ो। देखो सोल्व करते हैं इसको हम लोग कि यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 11/16 के स्थान पर 7/12 से गुना कर देता है, उसको गुना करना था कितना से, 11/16 से किसी संख्या में, लेकिन गुना कर दिया 7/12 से, तो जरूर कहीं ना कहीं चाहे तो नंबर उसका गुना करने के बाद ज्यादा आएगा, चाहे तो कम आएगा। तो ज्यादा भी आएगा तब भी त्रुटि हो गया, माने कमी हो गया, और कम भी आएगा तब भी त्रुटि हो गया, होगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हमको ये लाइन है, इस लाइन पे हमको कोई तीर मारना है, अब यहाँ पे मारना है, इस लाइन पे मारना है, तो अगर हमको यहाँ मारेंगे तब भी त्रुटि होगा, यहाँ मारेंगे तब भी त्रुटि होगा। हमको ये लाइन पे तीर मारना है तो लाइन पे नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा तो त्रुटि हो जाएगा। उसी तरह अगर उसको किसी संख्या को 11/16 से गुना करना था, लेकिन वो कर दिया 7/12 से गुना, तो उसमें त्रुटि हो गया।
यानी नंबर बदल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 11/16 है और 7/12 है, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, 48 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 48। दोनों नीचे वाला हर का एलसीएम लेंगे। अब इसको गुना जब करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग, ये भिन्न में है तो भिन्न के हम लोग बदलने के लिए हमको एलसीएम से गुना कर दिए, भिन्न को हम लोग बदलने के लिए गुना कर दिए। तो देखिए सॉरी, भिन्न को हम लोग बदलने के लिए एलसीएम लिए हैं, एलसीएम कितना हुआ, 48। अब इसको जब गुना करेंगे 11/16 और 48 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, नहीं आएगा। 11/16 और गुने 48 है तो 16 48 यानी 33 आएगा, 33 आएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ नंबर जो आ गया 33 आ गया। पहले था भिन्न में, अब भिन्न हट गया, बन गया क्या चीज में, कोई वास्तविक संख्या में चल गया, रियल नंबर थी, नेचुरल नंबर चला गया, है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या। उसी तरह इसमें भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा बाबू, 12×48 यानी 28 आएगा, 28 आएगा ना। कितना का चेंजिंग हुआ है, 5 का, तो 5 का चेंजिंग हुआ किस से, 33 से। पुराना वही है ना 11/16, तो 33 से हमको इसको करना था, तो चेंजिंग 33 से हुआ, गुने 100, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 33 से गुना करेंगे तो 33 या 99.03 003 आएगा क्या जी, है ना, इतने आएगा। अब 5 से गुना कर दीजिएगा, क्या 3×5 = 15, 3×5 = इतना प्रतिशत त्रुटि आएगा, 15.15% की त्रुटि आएगी। समझ में आ गया बात। कोई हार्ड था नहीं। मान लीजिए इसको अगर भिन्न में नहीं रहता तो और आसान हो जाता, लेकिन दिया हुआ है भिन्न में, भिन्न में दिया है तो उसको हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4 वाला में कोई नंबर में दे दिए, बना दिए। इसको भिन्न से किस में बदल दिए, कोई पूर्णांक में बदल दिए, यानी कोई प्राकृतिक संख्या में बदल दिए। तो जब बदल दिए इसको तो अंतर अब कितने को देखने को मिला, ऐसे अंतर पता चल रहा था कितना का अंतर है, एगो 11/16 था, एगो 7/12 था, तो अंतर पता नहीं चल रहा था। उसको आसानी से अंतर पता करने के लिए हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए हर वाला और फिर गुना कर दिए। गुना किए तो 33 आया, और गुना किए तो आया 28। अब देख रहे हैं कि दोनों में कितना अंतर आसान से, तो 5 का अंतर है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 33, यानी 11/16 यानी कि 33 था, तो 33 और गुने 100, आंसर आ गया मेरा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉब्लम वाला जो नंबर वाला प्रश्न होता है ऐसा ही होता है। अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या है, उसको लड़का को गुना करना था 20 से करना था और कर दिया 40 से कर दिया, 40 से कर दिया, तो अब बताइए त्रुटि कितना होगा, आप बताइए। 20/20 बताइए उस कितना होगा, 100%। बिल्कुल 100% होगा। कैसे कि देखो उसको करना था 20 से करना था और कर दिया 40 से, तो कितना का अंतर हुआ बाबू, 20 का अंतर हुआ। तो पुरानका कौन था, ओरिजिनल वाला 20 ना, उसको 20 से गुना करता, 20 गुने 100, तो 20 से 20 खत्म हो गया, यानी कि 100% गलती किया है, तनी मनी गलती नहीं किया, 100% गलती कर दिया है। ठीक है, उसका जो त्रुटि आया है 100% आया है। तो यही कितना आसान था, नहीं था, लेकिन भिन्न में था, तो उसको हम लोग नंबर में अगर वास्तविक संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या किए, एलसीएम कर दिए, हर को एलसीएम करके गुना करते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, भिन्न खत्म हो जाता है, पता है कि नहीं। इसलिए हम लोग उस तरह से किए थे।